Hello everyone. Today we are going to start our second class of business statistics and today's topic is central tendency. So what is central tendency? Central tendency का बेसिक मीन्स होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी ऐसी क्षमता कि वो सेंटर वैल्यू के आसपास रहें. There are two measures of central tendency. एक तो होता है पोजिशनल मेज़र और एक होता है मैथमेटिकल मेज़र. पोजिशनल मेज़र में क्या क्या है? मीडियन, पार्शियल वैल्यूज़, मोड. और मैथमेटिकल मेज़र्स में क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन. ओके. अर्थमेटिक मीन सबसे इजी टू कैलकुलेट होता है और उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़. अब सम ऑफ वैल्यूज़ का क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स. और नंबर ऑफ वैल्यूज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने वैल्यूज़ ली 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है. अब इसका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे? 10 + 20 + 30 + 40 + 50. 10 + 20 + 30 + 40 + 50 जो हमने किया है उसे बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स. और एन क्या होगा? हमको वैल्यू काउंट करनी है. 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ है तो डिवाइडेड बाय 5. अब इसको सोल्व करेंगे तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 30. अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अब हम. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. एक्सट्रीम वैल्यूज़ के द्वारा अफेक्टेड होती है. एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने एग्जांपल लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो कितनी वैल्यू हुई? 5 वैल्यू हुई तो डिवाइडेड बाय 5. उसका मीन क्या आया? 3. बट अगर हम इसके वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 20 कर दिया. वैल्यूज़ तो 5 ही है लेकिन हमने एक वैल्यू को क्या कर दिया? 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या हो गया? 6 हो गया. तो ये इसमें वैल्यू चेंज हुई. 5 की जगह हमने 20 लिया है तो उसका मीन भी चेंज हो गया. इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. नाउ सेकेंड इज सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो. क्या रहेगा? ऑलवेज ज़ीरो. x - x बार इसका फॉर्मूला होता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें वैल्यू लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5 करेंगे तो उसका मीन क्या निकलेगा? 3. मीन को किससे डिनोट करते हैं? x बार से. किससे करते हैं? x बार. तो उसका डेविएशन क्या हो जाएगा? जैसे 1 में से 3 माइनस किया तो -2 आया. 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आया. 3 में से 3 माइनस किया तो 0 आया. 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आया. 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया. अब हम इनको ऐड करते हैं. -2 + -1 + 0 + 1 + 2 तो क्या वैल्यू आएगी? 0. इसलिए बोला है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली -2 -1 0 +1 और 2 ये जो हमने वैल्यूज़ निकालती हैं उनको बोलते हैं डेविएशन. क्या कहते हैं उसको? डेविएशन. और इसका हम अगर इन डेविएशंस का हम सम करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है? 0. If number of items and mean are known, the total of the item can be obtained by multiplying the mean by number of items. जैसे हमें ना कोई आइटम पता है इसका इफ़ द नंबर ऑफ आइटम एंड मीन आर नोन द टोटल ऑफ द आइटम कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द मीन बाय द नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है. हमें मीन भी पता है नंबर ऑफ आइटम्स भी पता है तो उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तब हमको टोटल वैल्यू पता चलेगी. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया वी हैव टोटल 20 चॉकलेट्स. हमारे पास 20 चॉकलेट्स है और पर चॉकलेट की रेट क्या है? 5. तो 20 × 5 करेंगे तब हमको टोटल की रेट आएगी ना 100. ओके. नाउ नेक्स्ट, if we add subtract any observation which is equals to mean the arithmetic mean remains unchanged. हम है ना
कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो मीन के इक्वल हो, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो अनचेंज्ड रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 10। 5 ऑब्जर्वेशन ली, उसका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, 10 हुआ। अब 6th ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज़ 10, और 6th ऑब्जर्वेशन हम नई एक और ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 6th ऑब्जर्वेशन, उसकी वैल्यू क्या हुई, 10। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या था, 10, और 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 10। तो 5 इंटू 10 किया हमने, उसमें से प्लस कर दिया जो 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी 10, और टोटल वैल्यू क्या हो गई अपने पास, पहले 5 ऑब्जर्वेशन थे और 6th ऑब्जर्वेशन एक और आई अपने पास, तो टोटल कितनी हुई, 6 ऑब्जर्वेशन हो गई, तो डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 10 ही आएगी। सो मीन वुड बी 10 ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सम ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, पॉइंट ऑफ बैलेंस। जैसे हमने इसका, मैं आपको मतलब समझाती हूँ। हमने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था एक, जिसमें हमने बोला था कि जैसे है ना, यहाँ पे वैल्यू है, डेविएशंस लिए थे ना हमने, यहाँ पे क्या वैल्यू आई, -2 आया, -1 आया, फिर 0 आया, 1 आया और 2 आया। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे +1 है, +2 है, मतलब जितनी वैल्यू 0 के पहले नेगेटिव आएगी उतनी वैल्यू 0 के बाद पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये हुआ, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इज इक्वल्स टू इसका मतलब ये हुआ, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन इन एब्सोल्यूट टर्म। पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ बैलेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम विच इज़ लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। अब हम इसको है ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने हमने ऊपर ये एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने वैल्यू ली थी 1 2 3 4 5 6, फिर उसका डेविएशन निकाला था -2 +, -1 0 1 +2, ये लिया था। अब हमको क्या कहना है, हमको क्या करना है, ये जो हमने डेविएशन लिया ना उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का क्या होगा 1, फिर वापस 0 का क्या होगा 0, 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 4। यही हमने नीचे दे रखा है, इसमें जो हमने ले रखा है वही ले रखा है। स्क्वायर क्या है, तो क्या आ गया 4 + 1 + 0 + 4 = 10, ये हो गया। अब हम है ना, जब हमने उसमें पहले सोल्व किया था तो हमारा x बार क्या था 3 आया था। हम अब एज्यूम कर लेते हैं कि x बार आया 2, x बार 2 आया तो उसका क्या हो गया, हमने उनमें से माइनस किया तो क्या आया -1 + 0 + 1 + 2 + 3। और अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 1 + 0 + 1 + 4 + 9, तो क्या हो गया 15 10 से बड़ा है। आप अगर है ना ऐसे x बार की जगह 1 लेके देख लो, 5 लेके देख लो, 4 लेके देख लो, कुछ भी लेके देख लो ना, तो जो वैल्यू आएगी ना उसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा ये इस 10 से बड़ी ही होगी। जैसे यहाँ 15 आया, यहाँ 15 आया ना, वैसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए बोला है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम। जो हमने मीन निकाला था, मीन क्या निकला था हमारा 3, तो 3 से जो हम सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे ना उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो सबसे लीस्ट होगी, और बाकी किसी से भी निकालोगे तो वो इस वैल्यू से 10 से बढ़ी ही आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये एक फॉर्मूला है, इफ़ द मीन ऑफ द 2 और मोर ग्रुप्स आर नोन द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होते हैं n1 × x बार 1 + n2 × x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। ठीक है, इन ओरिजिन का मतलब होता है हमने जो सीरीज़ ली है उसमें प्लस या माइनस करना, और चेंज इन स्केल का मतलब होता है हमने जो सीरीज़ ली है उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। जैसे हमने एक सीरीज़ ले ली 1 2 3 4 5 ले ली हमने, नाउ ऐड 3 है ना, हम इस पूरी सीरीज़ में 3 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं 3, तो एक में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी मैंने एक में 3 की जगह 2 ही ऐड कर लिया।
एक में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा? 4। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना हो गया टोटल? 30 हो गया ना टोटल। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐड करेंगे तो क्या हो गया टोटल? 30। 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा अपने? 6। क्या आएगा? 6। ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब जितनी भी सीरीज़ होती है उन सब चीज़ को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालना। जैसे हमने सीरीज़ ली 1 2 3 4 5, 5 तक सीरीज़, इतनी नहीं लेते हैं हम, छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने सीरीज़ ली 1 3 9, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 3 × 9 तो कितना होगा? 27। अब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3। ये होता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? GM कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो और नेगेटिव। ज़ीरो और नेगेटिव कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी तो हम उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में क्या करना होता है? प्रोडक्ट करना होता है। जैसे अगर हमने सीरीज़ ले ली 1 × 3 × 0, 0 कर दिया तो मतलब होल सीरीज़ ही 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा ही नहीं। और जैसे नेगेटिव ले ली 1 × 2 × -1, तो -1 हो गया तो पूरी सीरीज़ ही माइनस में हो गई, नेगेटिव आ गई तो उसका भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा। इसीलिए हम ज्योमेट्रिक मीन को ज़ीरो और नेगेटिव होती है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम देन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ऑल्सो सेम। अगर सारे डिजिट सेम होगी, जैसे 2 एक सीरीज़ है उसमें 2 2 2 2 ही दे रखा है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 2 ही होगा ना। जैसे 4 × 4 × 4 × 4 कर दिया तो उसका क्या, वो 4th रूट निकलेगा। जितनी वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे कितने बार 4 है? 4 टाइम 4 है तो उसका जो रूट निकलेगा ना वो भी 4th टाइम निकलेगा, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके। द GM फॉर द डेटा सेट इज़ ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन फॉर द डेटा सेट। GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। ओके। Now next, product of value of series will remain unchanged if value of geometric mean is substituted for each individual value। अब हम इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक सीरीज़ ले ली 1 3 9 ले लिया, ठीक है, उसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? √1 × 3 × 9 तो क्या आ जाएगा? √27। 27 का अंडर रूट नहीं, मतलब क्यूब रूट 27। क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा 27 का। ओके। अब हम है ना, जैसे 1 की जगह पे भी हमने 3 ले लिया, 3 की जगह पे भी हमने 3 ले लिया, 9 की जगह पे भी हमने 3 ले लिया, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा? 3 × 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GM कहाँ का यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज ग्रोथ रेट, वॉल्यूम, एरिया, सेल्स वैल्यू, पॉपुलेशन, यहाँ GM यूज़ होता है। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन। अब हम बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। अब हम समझते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे बड़ा क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। फिर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। अब हम समझते ये वाला जो पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GM कहाँ का यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज ग्रोथ रेट, वॉल्यूम, एरिया, सेल्स वैल्यू, पॉपुलेशन, यहाँ GM यूज़ होता है। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन। अब हम बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन।
इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन n, ये होता है अर्थमेटिक मीन। अब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो क्या हो जाएगा? n अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। अब उसका हम जो हमने ये x1 प्लस x2 प्लस x3 लिया है ना, उसका हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा? 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, ऐसे n तक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ लोवेस्ट मीन। सबसे लोवेस्ट होता है हार्मोनिक मीन। इट डिफाइंस रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स। टू डिफरेंट, जहाँ पे भी दो डिफरेंट यूनिट इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर भी दो डिफरेंट यूनिट इन्वॉल्व होती है वहाँ हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। हार्मोनिक मीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्पीड में, रेट में, कॉस्ट में, रेशियो में, यहाँ हार्मोनिक मीन यूज़ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिर हार्मोनिक मीन होता है। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ इन सीरीज़ आर सेम, अगर सभी वैल्यू सीरीज़ में सेम होगी, जैसे एक सीरीज़ है उसमें ओनली वैल्यू है 4 4 4 4 4 4 ही है ना, तो उसमें अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन होगा। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। और फिर हम है ना, जैसे हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन हो, जैसे हार्मोनिक मीन गिवन है और अर्थमेटिक मीन गिवन है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन गिवन है तो हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है तो अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ओके, हम अगर अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, जब a और b दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं अपन को, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस b अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, और हार्मोनिक मीन क्या होता है? और हार्मोनिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। जो अब है ना, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब ज्योमेट्रिक मीन क्या दे रखा है अपन को? अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी ये अपना ज्योमेट्रिक मीन है। अब इसका स्क्वायर करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन क्या था? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा? उल्टा चल जाएगा ना, अंडर रूट ए बी है, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और ये 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। समझे? ओके, नाउ नेक्स्ट, मीडियन। नाउ व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इन विच द वैल्यू आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मीडियन क्या होता है? जो एक डेटा सेट दे रखा है उसकी जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन बोलते हैं। जैसे हमने एक सीरीज़ ली 1 2 3 4 5, तो इसमें से मिडल वैल्यू क्या होगी? 3 हो गई, तो उसका मीडियन क्या हो गया? 3 हो गया। नाउ अगर हमने इस वैल्यू इस सीरीज़ को उल्टा ऐसे कर दिया 2 5 4 3 1, तो अब हमको ये सीरीज़ पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमानी पड़ेगी। जैसे 1 2 3 4 5 जमाया हमने तो 3 आया, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे जैसे 5 4 3 2 1, तो भी उसकी मिडल वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, तो मीडियन क्या होगा? 3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यू। एक्सट्रीमली लार्ज जैसे हमने पहले लिया था 1 2 3 4 5 ले लिया था, अब हमने ले लिया 1 2 3 4
और 10 ले लिया तो भी मिडल वैल्यू तो 3 रह रही है ना, तो मीडियन क्या हो गया 3 हो गया। हमने यहाँ पे 10 ले लिया फिर भी मिडल वैल्यू 3 है तो उसका मीडियन क्या हो गया 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया, इट इज़ अफेक्टेड बाय पोजीशन ऑफ आइटम इन द सीरीज बट नॉट बाय द वैल्यू ऑफ ईच आइटम। जैसे हमने पहले लिया था 1 2 3 4 5, ठीक है ये हो गया। अब हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी 5 4 3 2 1 ऐसा कर दिया कुछ, तो भी हमने अगर इसको सीरीज़ में जमा के फिर मिडल वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका मीडियन क्या आएगा 3 आएगा ना उसका वापस मीडियन। तो इसलिए बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ आइटम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैल्यू अगर यहाँ पे 3 की जगह हमने ले लिया 1 2 5 4 और 6 तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका मीडियन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि मिडल वैल्यू 5 नहीं होगा, फिर उसका मीडियन हमको 1 2 4 5 6 ऐसे हमको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, उसकी मिडल वैल्यू हो जाएगी 4। समझे? नाउ नेक्स्ट, मीडियन को कौन से ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं? ओजाइव। किससे? ओजाइव। ओजाइव के बाद ओजाइव के बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। इट इज़ एप्लीकेबल टू क्वान्टिटेटिव डाटा। क्वान्टिटेटिव डाटा पे ये ऐसे एप्लीकेबल होता है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते मुझे कचौरी पसंद है या मुझे समोसा पसंद है तो उसका मीडियन निकालो। हमको मीडियन निकालने के लिए क्वांटिटी चाहिए 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 कुछ भी सीरीज़ चाहिए तब हम उसका मीडियन निकाल सकेंगे। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू क्वान्टिटेटिव डाटा। ओके। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग, किसी भी चीज़ को रैंकिंग देना मतलब उसका ऑर्डर डिसाइड करना, ठीक है। तो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लेके ही हम मीडियन निकाल सकते हैं, तो इसलिए बोल रहा है मीडियन इज़ यूज्ड व्हेन द डेटा इज़ ऑर्डिनल। नेक्स्ट, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीडियन इज़ लिस्ट इग्नोर साइन। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक सीरीज़ ली 1 2 3 4 5 तो इसका मीडियन क्या हो गया 3, मिडल वैल्यू 3 है तो मीडियन 3 हो गया। टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सीरीज़ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मीडियन फ्रॉम द सीरीज़। अब मीडियन को हमको सीरीज़ से माइनस करना है, तो 1 - 3 तो -2, 2 - 3 तो -1, 3 - 3 तो 0, 4 - 3 तो 1, 5 - 3 तो 2। नाउ इग्नोर द साइन देन द सीरीज़ विल बी। अब हम इसके साइन इग्नोर कर सकते हैं, तो सीरीज़ क्या हो जाएगी 2 1 0 1 2। सो द वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ मीडियन इज़ लिस्ट विच इज़ 0। सबसे लिस्ट की कौन सी होगी 0 हो गई। तो हमने जो मीडियन लिया था 3 की वैल्यू 3 जहाँ पे था वहीं 0 आया है, तो जहाँ पे हमारी मीडियन वाली वैल्यू होगी वहाँ पे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन सबसे कम होगा। ओके। नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है? सोशल फिनोमेना लाइक वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, स्किल्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों में मीडियन यूज़फुल होता है। अब हम ये समझते हैं ओजाइव से मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है मोर देन ओजाइव, एक होता है लेस देन ओजाइव। मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव जहाँ मिल रहे हैं ये वाला पॉइंट, इसको सीधा एक्स एक्सिस तक लेके जाओ, वहाँ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ क्या वैल्यू आ रही है 15, तो हमारा क्या हो गया मीडियन क्या हो गया। अब हम ये समझते हैं ओजाइव से अब मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको सीरीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, फिर देखना होता है कि वैल्यूज़ इवन है या ओड है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सीरीज़ है 2 4 7 5 8 3 6 1, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें पूरे नंबर कितने हैं 8, तो मीडियन किस में हो गई इवन डिजिट में हो गई। इवन में हो गई तो n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। जब है ना सीरीज़ इवन नंबर में होती है ना तब ये फॉर्मूला लगता है n+1/2।
तो 8 n क्या हो गया, 8 वैल्यू है तो n क्या हो गया 8 + 1/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोड। मोड क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वैल्यू इन द डेटा सेट इज कॉल्ड मोड। सबसे कॉमन वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आती है एक डेटा सेट में, उसे मोड कहते हैं। जैसे हमने एक सीरीज़ ली 1 2 3 3 4 5, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 3 आया ना, तो इसका मोड क्या हो गया 3। क्या हो गया 3। ये सबसे इट इज़ ईजीएस्ट टू कैलकुलेट, ये सबसे ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेट करने पे। मोड इज़ डिफाइंड बाय चेंज, मोड इज़ अफेक्टेड बाय, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोड। मोड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मोड इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। हम जैसे कोई सीरीज़ है 1 2 3 4 3 3 4 5, अगर इसमें हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो उससे मोड में अफेक्ट होता है। और है ना, जैसे हम किसी और इस सीरीज़ को हम किसी भी चीज़, किसी भी वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उस सीरीज़ में इफ़ेक्ट, उस सीरीज़ के मोड में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहा है मोड इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। ठीक है, अब नेक्स्ट, इट मे बी यूनिमोडल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक यूनिमोडल भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 4 5, मोड इन द सीरीज इज़ 4 हो गया ना, 4 2 बार आ गया तो 4 हो गया इस सीरीज़ का मोड। यूनिमोडल मतलब कि जब है ना एक सीरीज़ ली हमने, कोई नंबर्स लिए, उसमें सिर्फ एक मोड आए तो उसे बोलते हैं यूनिमोडल। इट मे बी अनडिफाइंड इन अ सीरीज़। अनडिफाइंड इन द सीरीज़ मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा मोड हो जाते हैं तो उसमें हम मोड को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए होता है अनडिफाइंड सीरीज़। जैसे 1 2 3 3 3 4 4 5, तो इसमें 3 मोड आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो हम इसमें डिफ़ाइन कैसे करेंगे मोड है, तो इसी कौन सा मोड है, तो इसीलिए बोलते हैं अनडिफाइंड या फिर इल डिफाइंड। ओके, नाउ the value of mode is not based on each and every item of the series. Now the value of the mode is not based on each and every item of the series. mode है ना, सभी आइटम, सभी वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, मोड को किससे डिनोट करते हैं, z से। किसे, जैसे मीन को हम क्या, मीन को हम x बार से डिनोट करते थे ना, वैसे मोड को किस, मोड इज़ डिनोटेड बाय z। जैसे हम मीन को x बार से डिनोट करते थे, वैसे हम मोड को किससे डिनोट करते हैं, z से। और मीडियन को किससे डिनोट करते हैं, m से। कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा मतलब, हम जैसे मैंने आज 1 समोसा खाया, दूसरा 2 समोसे खाए, 3 समोसे खाए, 4 समोसे खाए, हम ऐसे अगर बोलते हैं तो हमको पता चल गया ना उसका मोड क्या हो गया, 4 समोसे हो गए। तो हम क्वालिटी होगी किसी चीज़ की तो भी मोड डिसाइड कर सकते हैं, और क्वांटिटी 1 2 3 3 4 4 5 5 तो भी हम मोड डिसाइड कर सकते हैं उसमें। मोड किस में, कौन से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं मोड को, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मोड एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हम 1 2 3 4 4 5 उसके 5 की जगह हम 6 भी रख देते तो भी मोड तो 4 ही आना था, इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं करता। अब ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको तो रट लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो एग्ज़ाम में ऐसा का ऐसा ही पूछ लेते हैं। मोड को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई 25। ये जो ग्राफ है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम।
यहाँ जो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 25। अब 25 है, इसमें हमने ये क्रॉस बनाया और इससे लेके हम जहाँ यहाँ गए और जो यहाँ वैल्यू आई ना उसको बोलते हैं मोड। 30 और 40 के बीच में क्या एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आई उसको बोलते हैं मोड। 30 और 40 के बीच में वैल्यू क्या आई 35।